नमस्कार दोस्तों, राजू सर के नाम से इस यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। एमसीक्यू वीडियो की इस कड़ी के अंदर एक और नया एमसीक्यू वीडियो हम लेके आए हैं एम्स दिल्ली नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में। लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हमने एक्यूट रीनल फेलियर के कुछ एमसीक्यू विद रैशनल वहां पे सॉल्व किए थे। आज हम उसी डिजीज को एक्यूट रीनल फेलियर के ही को ही कंटिन्यू करते हैं और कुछ और कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो है यहाँ पे हम सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहले, द क्लाइंट विद एक्यूट रीनल फेलियर आस्क फॉर ए स्नैक because client's potassium level is elevated, which of the following snack would be most appropriate? है ना, स्नैक मतलब दिन का हल्का फुल्का जो भोजन होता है उसको स्नैक कहते हैं, जो इवनिंग टाइम के आसपास लिया जाता है 4 to 5 PM। तो पोटेशियम लेवल मरीज का बढ़ा हुआ है, एक्यूट रीनल फेलियर का मरीज है, कौन सा स्नैक उसके लिए अप्रोप्रिएट रहेगा? तो कंसेप्ट यह है कि मरीज को पोटेशियम लो पोटेशियम डाइट या पोटेशियम रेस्ट्रिक्टेड डाइट वहां पे आपको देना है और उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ व्यू में रख के इस सवाल का जवाब देना है। ऑप्शन इस प्रकार है कि फर्स्ट है जिलेटिन डिजर्ट, योगर्ट, एन ऑरेंज और पीनट्स। इनमें पोटेशियम लेस डाइट कौन सा है और वो जो है वो पेशेंट को दिया जा सकता है, तो वो कौन सा है? जिलेटिन डिजर्ट, योगर्ट, एन ऑरेंज और पीनट्स। द करेक्ट आंसर इज ए जिलेटिन डिजर्ट ए। जिलेटिन डिजर्ट्स जो होते हैं उसमें पोटेशियम बहुत लिटिल और न के बराबर होता है, तो ये पेशेंट को सर्व कर सकते हैं जिस मरीज में पोटेशियम रेस्ट्रिक्ट डाइट हमें देनी है। वो फूड आइटम जो पोटेशियम में जिनमें पोटेशियम बहुत ज्यादा होता है उसमें ब्रान और होल ग्रेन, मोस्ट ऑफ ड्राइड फ्रूट्स, रो एंड फ्रोजन फ्रूट्स, और इसके अलावा वेजिटेबल्स, इसके अलावा मोस्ट ऑफ मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट, चॉकलेट्स, नट्स, रेजिन्स, कोकोनट, स्ट्रॉन्ग जो है कॉफी, तो इन सब में पोटेशियम ज्यादा होता है। तो योगर्ट एंड ऑरेंज और पीनट जो है वो पोटेशियम रिच फूड आइटम्स है, तो ये हम नहीं दे सकते, इसलिए बी, सी और डी गलत है, ए बिल्कुल करेक्ट है, जिलेटिन डेजर्ट। Next, in the oliguric phase of acute renal failure, the nurse should anticipate the development of which of the following complication? ओलिग्यूरिक फेज ऑफ एक्यूट रीनल फेलियर में कौन सा कॉम्प्लिकेशन होने की संभावना वहां पे रहती है? द फर्स्ट ऑप्शन है पल्मोनरी एडिमा, सेकंड वन है मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, थर्ड वन है हाइपोटेंशन और फोर्थ वन है हाइपोकैलिमिया। कंसेप्ट है ओलिग्यूरिक फेज वो फेज होती है जिसके अंदर बॉडी में फ्लूइड जो है वो रिटेंड करता है। फ्लूइड का क्या होता है? रिटेंशन। जब बॉडी में फ्लूइड का रिटेंशन होगा तो बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट का लेवल भी बढ़ेगा और वॉल्यूम भी बढ़ेगा, स्टॉक वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर भी बढ़ेगा। और पोटेशियम जब बॉडी में रुकता है तो बॉडी में H प्लस आयन भी रुकते हैं। H प्लस आयन जब रुकते हैं तो कार्बोनिक एसिड ज्यादा बनाते हैं और बाइकार्बोनेट जब कार्बोनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं तो बॉडी का पीएच एसिडिक हो जाता है। तो यहाँ पे जब ओलिग्यूरिक फेज होगी तो बॉडी में मेटाबॉलिक एल्कलोसिस की जगह एसिडोसिस देखने को मिलेगा, हाइपोटेंशन की जगह हाइपरटेंशन देखने को मिलेगा, हाइपोकैलिमिया की जगह हाइपरकैलिमिया देखने को मिलेगा, पोटेशियम बढ़ा हुआ होगा, ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ा हुआ होगा, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस की जगह एसिडोसिस होएगा। इसलिए बी, सी और डी जो है वो सही हो ही नहीं सकते, तो ये तीनों ही जो है वो गलत जवाब है। और जब फ्लूइड रिटेंड करता है तो बॉडी में पल्मोनरी एडिमा होने की संभावनाएं पूरी रहती है। तो ओलिग्यूरिक फेज में पल्मोनरी एडिमा एज ए कॉम्प्लिकेशन हो सकता है ड्यू टू द फ्लूइड रिटेंशन और लेस यूरिन आउटपुट, पर मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, हाइपोटेंशन और हाइपोकैलिमिया नहीं होगा, इसलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे बनेगा ए, दैट इज पल्मोनरी एडिमा। The client in acute renal failure has an external cannula inserted in the forearm, जिसको हम जो है फिस्टुला बोलते हैं। फिस्टुला बना के कैनुला डाला जाता है फोरआर्म पे, हीमोडायलिसिस के लिए ऐसा किया जाता है। तो हीमोडायलिसिस के लिए हमने वहां पे फिस्टुला क्रिएट किया और कैनुला वहां पे इंसर्ट किया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवेंशन और मीजर्स इज अप्रोप्रिएट फॉर दिस क्लाइंट केयर? इस क्लाइंट केयर में कौन सा मीजर्स जो है वो अप्रोप्रिएट रहेगा? द ऑप्शन इज यूज द अनअफेक्टेड आर्म फॉर ब्लड प्रेशर मेजरमेंट, ड्रॉ ब्लड फ्रॉम द कैनुला फॉर रूटीन लेबोरेटरी वर्क, percussion the cannula for bruit each shift, और inject heparin into the cannula each shift, heparin इंजेक्ट करना। चार ऑप्शन है, हीमोडायलिसिस लगाया हुआ है, एक्सटर्नल कैनुला लगाया हुआ है, कौन सा एप्रोप्रिएट एक्शन रहेगा? तो यहाँ पे वेरी गुड, मैक्सिमम पीपल आर करेक्ट, पीपल सेज इट्स ए, और ए जवाब बिल्कुल सही है। कंसेप्ट क्या है कि जो भी आर्म होता है, जिस आर्म को हम डायलिसिस के लिए यूज करने वाले हैं, उस आर्म के अंदर न तो हमें वहां पे कोई आईवी ड्रग्स देना है,
ना हमें वहां से कोई सैंपल लेना है, ना उस आर्म में कोई हमें फ्लेबोटोमी करना है, वेनी पंचर करना है, ना हमें उस आर्म में ब्लड प्रेशर मॉनिटर करना है। उस आर्म को हमें प्रोटेक्ट करना है, उस कैनुला को हमें डैमेज होने से प्रिवेंट करना है, उसमें कोई हिपेरिन सॉल्यूशन कुछ भी नहीं डालना, कुछ भी नहीं का मतलब कुछ भी नहीं होता है, तो वो कुछ नहीं करना है। इसलिए हम जो ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग करेंगे वो दूसरे आर्म से करेंगे, अनअफेक्टेड आर्म से करेंगे, वो आर्म जो अफेक्ट नहीं है उससे करेंगे। तो ये इंटरवेंशन बिल्कुल करेक्ट है। एक ऑप्शन कह रहा है कि हम ब्लड निकालेंगे उस कैनुला में से लेबोरेटरी के लिए, तो उस कैनुला में से ब्लड नहीं लेना हमने बोला है। परकशन करेंगे उस कैनुला को ब्रूट्स के लिए, तो ब्रूट्स जो होता है वो ऑस्कल्टेट साउंड होता है, परकशन वाले साउंड को थ्रिल कहते हैं। तो ये उल्टा जवाब है, क्योंकि ब्रूट जो है उसको क्या किया जाता है, ऑस्कल्टेट, ऑस्कल्टेट विद स्टेथोस्कोप ऑस्कल्टेट किया जाता है पेटेंसी का पता लगाने के लिए, उसको परकशन नहीं किया जाता, इसलिए गलत है। और हिपेरिन कैनुला के अंदर कभी भी नहीं लगाते हैं, या तो इस शिफ्ट दिया हुआ है लगाते ही नहीं है। तो बी, सी और डी गलत है। ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि अनअफेक्टेड आर्म के अंदर ही ब्लड प्रेशर मॉनिटर करेंगे। नेक्स्ट है द नर्स इनिशिएट द क्लाइंट्स फर्स्ट हीमोडायलिसिस ट्रीटमेंट, है ना, इनिशिएट किया, पहला हीमोडायलिसिस ट्रीटमेंट है मरीज का। क्लाइंट डेवलप ए हेडेक, कंफ्यूजन एंड नोजिया, और मरीज को हेडेक हो रहा है, कंफ्यूजन हो रहा है और नोजिया हो रहा है। दीज सिम्टम इंडिकेट विच ऑफ द फॉलोइंग पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशन, ये सिम्टम जो है कौन से कॉम्प्लिकेशन को इंडिकेट करता है। हीमोडायलिसिस का मरीज, हीमोडायलिसिस की शुरुआत की है और मरीज को हेडेक, कंफ्यूजन और नोजिया हो रहा है, तो क्या पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशन वहां पे पेशेंट को हुआ है, ये आपको बताना है। फर्स्ट है डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम, मायोकार्डियल इंफार्क्शन, एयर एम्बोलिज्म और पेरिटोनाइटिस, विच इज द करेक्ट वन। डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम, मायोकार्डियल इंफार्क्शन, एयर एम्बोलिज्म और पेरिटोनाइटिस, वेरी गुड, मैक्सिमम पीपल आर करेक्ट। डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम जो होता है वो ड्यूरिंग डायलिसिस और आफ्टर डायलिसिस मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है, जिसके होने का रीजन होता है वहां पे फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट जो है उनका इम्बैलेंस हो जाना। फ्लूइड डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम के होने के रीजन के अंदर जो भी इंट्रा सॉरी जो अपना जो फ्लूइड है, सॉल्यूट है, उनके सॉल्यूट के कंपोजिशन में एकदम रैपिड चेंजेज आता है, उसकी ऑस्मोलैलिटी जो होती है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की, उसके अंदर रैपिड चेंजेज आता है, और उसकी वजह से पेशेंट को हेडेक, नोजिया, वॉमिटिंग, कंफ्यूजन और इवन कभी कभी सीजर भी आ जाते हैं। तो ये सारे के सारे सिम्टम डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम के बारे में बता रहे हैं, जो कि एक पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशन है ड्यूरिंग डायलिसिस और आफ्टर डायलिसिस, ये हो सकता है। मायोकार्डियल इंफार्क्शन, एयर एम्बोलिज्म और पेरिटोनाइटिस का संबंध जो है वो डायलिसिस से नहीं है, और ये एज ए कॉम्प्लिकेशन होते ही नहीं है, इसलिए ये तो सीधे ही गलत है, बी, सी और डी। ए एकमात्र ऐसा कॉम्प्लिकेशन है जो ड्यूरिंग डायलिसिस और आफ्टर डायलिसिस हो सकता है, ड्यू टू द चेंजेस इन फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट कंपोजिशन, सॉल्यूट्स, ऑस्मोलैलिटी, और उनकी वजह से ये सिम्टम डेवलप होते हैं। नेक्स्ट है, अगर एक पेशेंट को डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम हो गया, और कब हो गया है, ड्यूरिंग डायलिसिस हो गया, डायलिसिस के दौरान डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम हो गया है, तो कौन सा प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन वहां पे हम काम में लेंगे, उस पेशेंट के लिए कौन सा प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन जो है आप वहां पे काम में लेंगे जब मरीज को डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है एडमिनिस्ट्रेशन ऑक्सीजन पर नेजल कैनुला, स्लो द रेट ऑफ डायलिसिस, reassure the client that the symptoms are normal, and place the client in Tennenberg position। ड्यूरिंग डायलिसिस हुआ, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, और ड्यूरिंग डायलिसिस अगर डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम होता है तो सबसे इंपॉर्टेंट नर्सिंग एक्शन क्या रहेगा, वेरी गुड, वी हैव टू स्लो द रेट ऑफ डायलिसिस, हमें डायलिसिस की रेट को क्या करना है, स्लो करना है, बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। ऑक्सीजन का लगाने से कोई वहां फर्क नहीं पड़ने वाला है डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम में, क्योंकि डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम होने का रीजन जो होता है वो फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट के रैपिडली जो है इलेक्ट्रोलाइट जो है उनका रैपिडली बॉडी से एक्सीट आउट होने की वजह से फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम सेरिब्रम में ब्लड की सप्लाई लेस होती है, सेरिब्रल एडिमा डेवलप हो जाता है, और उसकी वजह से ये सिम्टम प्रोड्यूस होते हैं। तो हम अगर रेट को स्लो कर देंगे तो सेरिब्रल एडिमा जो है वो ज्यादा नहीं बनेगा, तो प्रॉब्लम और वर्स्ट नहीं होएगा, तो रेट को स्लो करना होता है। एक ऑप्शन दिया हुआ है कि रीएश्योर करे, ये सिम्टम नॉर्मल है, तो ये नॉर्मल सिम्टम नहीं है, ये डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम जो है अबनॉर्मलिटी है, और 10 नंबर पोजीशन रखने से मरीज को कोई फायदा नहीं होगा, और ऑक्सीजन लगाने का वहां पे कोई फायदा नहीं है, इसलिए ए, सी और डी गलत जवाब है। बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि हमें रेट को, डायलिसिस की रेट को क्या करना है, स्लो करना है, अगर मरीज को ड्यूरिंग डायलिसिस डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम डेवलप हो जाता है तो। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग abnormal blood value would not be improved by dialysis treatment।
डायलिसिस ट्रीटमेंट से कौन सी ब्लड वैल्यू इंप्रूव नहीं हो सकती? अबनॉर्मल ब्लड वैल्यू है, इंप्रूव नहीं होगी। फर्स्ट है एलिवेटेड सीरम क्रिएटिनिन, ये एक अबनॉर्मल लैब वैल्यू है और अगर आप डायलिसिस करेंगे तो इंप्रूव हो जाएगी। इंप्रूव होने का मतलब है ये एलिवेटेड वाला सीरम क्रिएटिनिन कम हो जाएगा और मरीज का अंदर क्रिएटिनिन की वैल्यू सही हो जाएगी, तो ये बात बिल्कुल सही है। हाइपरकैलेमिया, पोटेशियम बढ़ा हुआ होगा, डायलिसिस करेंगे पोटेशियम की वैल्यू सही हो जाएगी, तो ये बात भी सही है। डिक्रीज हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन कम होएगा, डायलिसिस करेंगे तो हीमोग्लोबिन बढ़ जाएगा, क्या ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब जवाब तो यही बनेगा कि ये लेव वैल्यू इंप्रूव नहीं होती है। सवाल ने ये पूछा कि कौन सी इंप्रूव नहीं होगी, तो हीमोग्लोबिन कभी भी डायलिसिस से बढ़ता नहीं है, उल्टा ड्यूरिंग डायलिसिस आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होने की वजह से थोड़ा बहुत हीमोग्लोबिन और कम हो जाता है, लेकिन ये कभी भी बढ़ता नहीं है, इंप्रूव नहीं होता है। इसलिए ये डायलिसिस हीमोग्लोबिन का या एनीमिया का इलाज डायलिसिस नहीं होता है, तो सी यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा। लास्ट है हाइपरनेट्रीमिया, जो कि डायलिसिस से ट्रीट हो जाता है, पर डिक्रीज हीमोग्लोबिन कभी भी डायलिसिस से सही नहीं होता है, इसलिए सी यहाँ पे जवाब बनेगा। ए बी और डी जो है वो गलत जवाब है। नेक्स्ट है नर्स टीचर्स द क्लाइंट हाउ टू रिकॉग्नाइज साइन ऑफ इन्फेक्शन। साइन ऑफ इन्फेक्शन को कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे? संट वाली जगह से क्या असेस करने का बोलेंगे हर दिन पेशेंट को, ताकि हमें पता चले साइन ऑफ इन्फेक्शन। तो संट के ऊपर साइन ऑफ इन्फेक्शन जो होते हैं वो रेडनेस होती है, टेंडरनेस होती है, स्वेलिंग होती है, किसी तरह का ड्रेनेज होता है, ये इंडिकेट करता है वहां पे इन्फेक्शन हुआ है। ऑप्शन है एब्सेंट ऑफ ए ब्रूइट, ब्रूइट का एब्सेंट होना। तो ब्रूइट का एब्सेंट होना साइन ऑफ इन्फेक्शन नहीं है, ब्रूइट पेटेंसी के लिए हम चेक करते हैं, और ब्रूइट अगर एब्सेंट है तो जो फिस्टुला या जो एक्सटर्नल संट है वो पेटेंट नहीं रहा, वो क्लोज हो गया, बंद हो गया कहीं से, तो ये इंडिकेट करेगा, ये हमें ये नहीं बताएगा कि इन्फेक्शन हो गया है। दूसरा, स्लजिस कैपिलरी रिफिल टाइम, अगर कैपिलरी का रिफिल टाइम स्लो हो रहा है, इसका मतलब उस एरिया में ब्लड की सप्लाई अल्टर्ड हो रही है ना। अगर पेरिफेरल एरिया में कैपिलरी का रिफिलिंग स्लो है, इसका मतलब परफ्यूजन, ब्लड सप्लाई जो है वो सही नहीं है। कूलनेस ऑफ द इन्वॉल्व एक्सट्रीमिटीज, एक्सट्रीमिटीज का कूल होना भी ब्लड सप्लाई लेस को इंडिकेट करता है, तो ये इन्फेक्शन इनमें से कोई इंडिकेट नहीं करता है। एक तो संट क्लोज को इंडिकेट करता है और दो एक्सटर्नल ब्लड सप्लाई कैपिलरी और फिंगर्स को, टोइज को जो है वो कम होने की वजह से सिम्टम आते हैं। तो लास्ट ऑप्शन हम देखते हैं स्वेलिंग एट द संट साइट, बिल्कुल स्वेलिंग, टेंडरनेस, रेडनेस, एडिमा, ये सारे के सारे इन्फेक्शन के साइन है। क्वेश्चन ने इन्फेक्शन के साइन पूछा, इसलिए यहाँ पे जवाब बनेगा डी, दैट इज स्वेलिंग एट द संट साइट। नेक्स्ट है क्लाइंट विद एक्यूट रीनल फेलियर इज रिकवरिंग एंड आस्क द नर्स, रिकवर हो रहा है और नर्स से उसने पूछा है, आस्क द नर्स विल माई किडनी एवर फंक्शन नॉर्मली अगेन द अगेन, मतलब क्या मेरी किडनी कभी दोबारा नॉर्मल फंक्शन कर पाएगी? नर्सेज रेस्पॉन्स इज बेस्ड ऑन नॉलेज दैट द क्लाइंट्स रीनल स्टेटस विल मोस्ट लाइकली, नर्स का रेस्पॉन्स क्या होना चाहिए, किस आधार पे वो रेस्पॉन्स देगी, क्या उसका किडनी कभी ठीक हो पाएगा, कभी दोबारा काम कर पाएगी? ऑप्शन इज कंटिन्यू टू इंप्रूव ओवर ए पीरियड ऑफ वीक, धीरे धीरे ये इंप्रूव होएगी। रिजल्ट इन द नीड ऑफ परमानेंट इमोडायलिसिस, रोज तुम्हें इमोडायलिसिस कराना पड़ेगा। इंप्रूव ओनली इफ द क्लाइंट्स रिसीव ए रीनल ट्रांसप्लांट, रीनल ट्रांसप्लांट रिसीव करेंगे तभी इंप्रूव होएगी। या रिजल्ट इन एंड स्टेज रीनल फेलियर, इससे एंड स्टेज रीनल फेलियर होगा। एक्यूट रीनल वाले फेलियर के मरीज के सवाल के जवाब देने हैं, तो देखिएगा एक्यूट रीनल फेलियर को अगर हम ढंग से ट्रीट करें तो धीरे धीरे उसमें इंप्रूवमेंट अगर होने लगता है तो 9 से 12 महीने, 3 से लेके 12 महीने, स्पेशली 3 to 12 मंथ के अंदर अंदर धीरे धीरे इंप्रूव होके वो ठीक हो सकता है। तीन ऑप्शन यहाँ पे नेगेटिव बोल रहे हैं, एक ही पॉजिटिव बोल रहा है, फर्स्ट ऑप्शन दैट इज कंटिन्यू टू इंप्रूव ओवर ए पीरियड ऑफ वीक्स, या हम उसको बोल सकते हैं मंथ्स और ईयर्स के अंदर भी, है ना, तो लगभग 12 मंथ्स का टाइम लगता है, तो धीरे धीरे इंप्रूव ही होएगा उसके अंदर। अगर इंप्रूवमेंट हो रहा है तो परमानेंट डायलिसिस की वहां पे जरूरत नहीं है, अगर इंप्रूवमेंट हो रहा है तो रीनल ट्रांसप्लांट की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, और अगर इंप्रूवमेंट होगा तो एंड स्टेज रीनल फेलियर नहीं होगा, क्योंकि एंड स्टेज रीनल फेलियर तब होता है जब एआरएफ कन्वर्ट होता है क्रोनिक रीनल फेलियर में, सीआरएफ में, तो सीआरएफ आगे जाके एंड स्टेज रीनल फेलियर में कन्वर्ट होता है। पर एआरएफ के मरीज जो है वो रिकवर कर जाते हैं विद टाइम, सम टाइम, और रिकवरिंग का टाइम मैक्सिमम हमने बोला कि वहां पे 12 मंथ हो सकता है। तो यहाँ पे आंसर बनेगा ए, बी, सी और डी जो है वो गलत जवाब है। तो आज के लिए बस इतना ही, एक्यूट रीनल फेलियर को हमने यहाँ पे खत्म किया। इसी तरीके की मजेदार वीडियो को सुनने के लिए जुड़े हुए रहिए मेरे यूट्यूब चैनल से। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और एक काम जरूर करें, इस चैनल और इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाने में हेल्पिंग हैंड बने, क्योंकि आपकी इस हेल्प से शायद एक घर का
चिराग जो है वो रोशन हो सके। और ये करने से हमें बहुत ज़्यादा ताकत, दृढ़ संकल्प, डिटर्मिनेशन मिलता है और इससे जो है हमारी लाइफ जो होती है वो सही ट्रैक पे चलते हुए ज़िंदगी में बहुत ऊँचाइयों को छूती है। तो दूसरों का भला करके देखिएगा, अच्छा लगता है। धन्यवाद।